कोविंद कमेटी ने प्रस्ताव रखा है कि एक देश एक चुनाव की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी कराई जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और दूसरा चरण जो 100 दिन के अंदर हो उसमें स्थानीय निकायों के यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। कमेटी के मुताबिक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए 2 संविधान संशोधन बिल लाने होंगे और संविधान में कुल मिलाकर 15 संशोधन करने होंगे। इसके तहत नए प्रावधान जोड़े जाएंगे, मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा, फेरबदल किया जाएगा। पहला बिल चुनावों की मौजूदा व्यवस्था से एक साथ चुनाव कराने की नई व्यवस्था में जाने से जुड़ा होगा, यानी जो अभी जो व्यवस्था है उससे हम एकदम एक नई व्यवस्था में जाएंगे। तो पहला संशोधन बिल उससे जुड़ा है और इसके तहत 5 साल की मियाद पूरी होने से पहले लोकसभा और विधानसभाओं के नए चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है। इसे हम आगे और ठीक से समझाएंगे। कोविंद कमेटी के मुताबिक ये बिल पास कराने के लिए संसद सक्षम है और इसके लिए राज्य सरकारों और राज्य विधानसभाओं की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा बिल जो संशोधन बिल है वो नगर निगमों और पंचायतों के चुनाव और केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक ही मतदाता सूची तैयार करने से जुड़ा है। इसमें हर मतदाता का ब्यौरा होगा और यह भी होगा कि वो किस सीट से वोट डालने का पात्र होगा। कोविंद कमेटी के मुताबिक ये बिल उन विषयों से जुड़ा है जिन पर कानून बनाने की पहली जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए इस बिल के लिए देश के कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी और पुष्टि जरूरी होगी, यानी दूसरे संविधान संशोधन बिल के लिए। अब कोविंद कमेटी द्वारा प्रस्तावित इन दोनों विधेयकों को और गहराई से समझते हैं, वो भी उदाहरण के साथ। कोविंद कमेटी के मुताबिक पहले बिल के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A को शामिल करने की जरूरत होगी और ये उस प्रक्रिया को स्थापित करेगा जिससे देश एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सिस्टम की ओर बढ़ेगा, यानी इसके लिए यह अनुच्छेद होगा। हर नई प्रक्रिया की शुरुआत आपको मालूम है एक तारीख होती है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वहीं से ही हर प्रक्रिया शुरू होती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 82A(1) कहेगा कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को अमल में लाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यानी लोकसभा जो होगी बाद की उसकी पहली बैठक में नोटिफिकेशन आएगा और इस तारीख को ही आगे के लिए तय तारीख यानी अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। या अपॉइंटेड डेट, तय तारीख समझनी जरूरी है। अनुच्छेद 82A(2) कहेगा कि तय तारीख के बाद हुए चुनावों के दौरान गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा की मियाद खत्म होने के साथ ही भंग हो जाएंगी। अब ये थोड़ा सा जटिल हो गया, अब बहुत अहम है इसको समझना कि जो तय तारीख है यानी अपॉइंटेड डेट क्या हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, यानी इस लोकसभा के गठन के बाद की पहली बैठक की तारीख तो गुजर चुकी है। अब मान लीजिए कि मौजूदा लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े दोनों संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाते हैं और ये लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करती है, तो अगली लोकसभा 2029 में गठित होगी। यह ध्यान देना जरूरी है, अगली लोकसभा 2029 में गठित होगी। 2029 की लोकसभा की जो पहली बैठक है उसकी तारीख होगी वो अपॉइंटेड डेट, वो तय तारीख, यानी 2029 की लोकसभा की पहली बैठक अपॉइंटेड डेट होगी। अनुच्छेद 82A(2) कह रहा है कि इस तय तारीख यानी 2029 की पहली बैठक के बाद हुए चुनावों के दौरान जितनी भी विधानसभाएं बनेंगी, जितनी भी विधानसभाएं होंगी वो सब लोकसभा की मियाद के साथ खत्म होंगी। यानी 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो अगला 2034 तक चलेगा, लेकिन हो सकता है 2030 में, 31 में, 32, 33 में कुछ विधानसभा चुनाव हों। वो विधानसभा चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन वो जो विधानसभा चुनाव हैं वो 2034 में ही वो विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। यानी वो अगर मान लीजिए 2033 में कोई विधानसभा चुनाव होता है तो ये नहीं कि वो 2039 तक चलेगा या 2038 तक चलेगा, वो भी 2034 में भंग होगा। 2031 में जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी 2034 में भंग होगा। यानी लोकसभा जब अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा करेगी तो उसके बाद जो भी विधानसभा चुनाव होंगे उनका कार्यकाल भी 2034 में ही पूरा हो जाएगा। यानी 2034 से एक देश एक चुनाव जो है वो लागू होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खास बात है जो समझनी जरूरी है अपॉइंटेड डेट के बाद। इसका मतलब यह है कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया 2034 में शुरू होगी। हालांकि इस पर चर्चा हो सकती है कि अगर 2029 की लोकसभा पहले ही भंग हो गई तो क्या
एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया 2034 से पहले ही अमल में आ सकती है। मान लीजिए ये लोकसभा 2030 तक 2028 तक ही चली या 27 तक ही चली, तो 2027 में अगर मान लीजिए दोबारा लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या उसकी पहली बैठक को अपॉइंटेड डेट माना जाएगा? ये तब होगा जब हम ये माने कि लोकसभा पहले ही भंग हो जाएगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 2029 में जो है अगली लोकसभा की पहली बैठक होगी। कोविंद कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक संविधान संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 82A3 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से जुड़ा है। इसी के साथ संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 82A4 पर ध्यान देना भी जरूरी है। यह कहता है कि अगर निर्वाचन आयोग को लगे कि किसी विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकता तो वो राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति एक आदेश से घोषित कर सकते हैं कि उस विधानसभा का जो कार्यकाल का जो चुनाव है वो बाद की किसी तारीख पर करा दिया जाए। प्रस्तावित जो अनुच्छेद 82A5 है, इसके मुताबिक अगर किसी विधानसभा का चुनाव टाला भी जाता है और वो बाद की तारीख में होता है तो भी उसकी अवधि उसी तारीख पर खत्म होगी जब आम चुनाव में गठित लोकसभा की अवधि खत्म होगी। यानी लोकसभा की जो 5 साल की अवधि है उसे दोनों तरफ से एक तरह से फिक्स कर दिया गया है और उसी के साथ विधानसभाओं की अवधि तय होगी। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव में ये सिफारिश भी की गई है कि अनुच्छेद 327 में बदलाव किया जाए। यह अनुच्छेद संसद को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने से जुड़े कानून बनाने की शक्तियां देता है, साथ ही मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार देता है। कोविंद कमेटी ने सुझाव दिया है कि अनुच्छेद 327 के तहत संसद को एक साथ चुनाव कराने का अधिकार दिया जाए। अब यह भी समझना बहुत जरूरी है, अगर लोकसभा या राज्य विधानसभाएं अपनी मियाद पूरी करने से पहले ही भंग हो जाएं तो क्या होगा? यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो भंग हो जाएं तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल है और यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि तब हम क्या करेंगे। 1951-52 में जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे उसके साथ सभी राज्यों विधानसभाओं का भी गठन हुआ और 1967 तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाद में बिगड़ गया जब राज्य विधानसभा पहले ही भंग की जाने लगी और राज्यों में सरकारें गिरी, राष्ट्रपति शासन लगने लगा। अब लोकसभा और राज्य विधानसभाएं 5 साल के लिए गठित होती हैं। कोविंद कमेटी ने सिफारिश दी है कि इस 5 साल की अवधि को द फुल टर्म यानी पूरी अवधि कहा जाए। ये फुल टर्म 5 साल के लिए। इसके लिए अनुच्छेद 83 के सब क्लॉज 2 में संशोधन करना होगा जो संसद की मियाद से जुड़ा है। साथ ही अनुच्छेद 172 के सब क्लॉज 1 में भी संशोधन करना होगा जो राज्य विधानसभाओं की मियाद से जुड़ा है। अब अगर लोकसभा या राज्य विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो जाती हैं तो बचे हुए समय को अनएक्सपायर्ड टर्म कहा जाएगा। ये भी हम आपको अभी और ठीक से समझाते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि इस दौरान कोई सरकार न बने रहे। मान लीजिए कोई सरकार 3 साल पहले ही गिर गई, 5 साल उसको चलना था और 5 साल बाद ही चुनाव होने, तो जो 2 साल की अवधि होगी उसमें क्या होगा? नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। लेकिन जो सरकार बनेगी वो सिर्फ इस अनएक्सपायर्ड टर्म तक ही काम करेगी, पूरे 5 साल के नहीं। और अगले आम चुनाव जब एक साथ होंगे तो उनके चुनाव भी फिर से कराए जाएंगे। इसको और ठीक से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 2034 से ये कानून अमल में आता है तो 2034 से लेकर 2039 तक 5 साल के लिए लोकसभा और विधानसभाएं चुनी जाएंगी। अब पहले विधानसभा को लेते हैं। मान लीजिए कोई विधानसभा 3 साल बाद भंग हो जाती है 2037 में और उसका चुनाव कराया जाता है, तो चुनाव जो होगा वो सिर्फ बची हुई 2 साल की अवधि के लिए होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा। यानी कि 2 साल बाद वो फिर भंग होगी और 2039 में लोकसभा के साथ उसके चुनाव होंगे। मान लीजिए लोकसभा 2034 में बनती है, 2 साल बाद मान लीजिए वो लोकसभा भंग हो जाती है। उसके भंग होने के बाद अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं जो कराने ही पड़ेंगे, अगर नई सरकार नहीं बनती है तो जो नई सरकार आएगी वो 3 साल के लिए आएगी। ये जो नई अवधि है ये 3 साल की, ये जो अनएक्सपायर्ड टर्म है इसके लिए ही बनेगी और 3 साल बाद वो भंग होगी और फिर नए सिरे से विधानसभा के साथ लोकसभाओं के चुनाव होंगे। तो ये मोटा मोटा इसका जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है वो ये है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि किस तरह से दोनों तरफ जो एक तरह से हार्ड कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया दोनों तरफ, वो इस तरह से काम करेगा।
और ये जो पूरा का पूरा पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये एक तरह से एक साइकिल की तरह से चलेगी, एक साइमल्टेनियस जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज साइकिल की तरह से, और उसमें कोई बीच में गड़बड़ियां आती हैं तो उनको इस तरह से ठीक किया जाएगा। ये सभी जो संशोधन थे, ये पहले संविधान संशोधन बिल का हिस्सा होंगे जो एक साथ चुनाव कराने से जुड़े होंगे। कोविंद कमेटी के मुताबिक इन सब के लिए राज्य सरकारों से मशवरे या फिर राज्य विधानसभाओं द्वारा पुष्टि की जरूरत नहीं होगी। इसे केंद्र सरकार सीधे लोकसभा राज्यसभा से ही करवा सकती है। कोविंद कमेटी ने जिस दूसरे संविधान संशोधन बिल की सिफारिश की है, उसे पास होने के लिए राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। अनुच्छेद 368(2) के तहत कोई भी संविधान संशोधन जो राज्य की विषय सूची से जुड़ा हो, यानी जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, उस संविधान संशोधन को पास होने के लिए देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी की जरूरत होती है। यानी वो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं, उनके लिए विधानसभाओं के पास भी जाना होगा और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि वो मामला राज्यों की विषय सूची से जुड़ा है। तो दूसरा संविधान संशोधन बिल इससे ही जुड़ा है। ये नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, जो राज्यों की विषय सूची में है एंट्री 5 के तहत। स्थानीय सरकार विषय में आते हैं तो राज्यों की मंजूरी लेनी होगी। कोविंद कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 324(a) शामिल किया जाए। यह अनुच्छेद संसद को नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव से जुड़े कानून बनाने का अधिकार देगा, ताकि उन्हें आम चुनावों यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ ही कराया जा सके। कोविंद कमेटी ने यह भी सिफारिश दी है कि संविधान के अनुच्छेद 325 में नए सब क्लॉज जोड़े जाएं। यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव से जुड़े हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची हो, जनरल इलेक्टोरल लिस्ट हो। नए अनुच्छेद 325(2) में कोविंद कमेटी ने अब जो प्रस्ताव दिया है, और इस पर भी काफी विपक्ष ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर निकाय या पंचायत से जुड़े हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक ही मतदाता सूची हो। यानी प्रस्तावित अनुच्छेद ने पुराने अनुच्छेद में नगर निकाय और पंचायत को भी जोड़ दिया, यानी इलेक्टोरल लिस्ट में अब सब होंगे और एक ही इलेक्टोरल लिस्ट होगी। ये मतदाता सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ विचार कर तैयार करेगा। नई मतदाता सूची अनुच्छेद 325 के तहत बनी पुरानी मतदाता सूची की जगह लेगी, और अगर ये सिफारिश मान ली जाती है तो मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरी तरह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास आ जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका इस पर पूरी तरह से परामर्श देने की हो जाएगी। इलेक्टोरल लिस्ट रिवाइज होंगी, लेकिन उस पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भूमिका सबसे अहम होगी। तो ये था लबो लुआब एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद कमेटी की सिफारिशों का।